Welcome students and very good morning. It's Akash sir, class 9th students. We are operating the online classes and we have started the Russian Revolution. This is part 5. So कल जहाँ से हमने स्टार्ट छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन हमारी चल रही थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन का कुछ रिमेनिंग पार्ट था, उसे आज कर लेते हैं, देखते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन में हमने ये देखा था कि अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। रात्रि में द सिटी हैड बीन टेकन ओवर, यानी जो शहर थे उन पर जो है जो आंदोलनकारी थे उनका क्या हो गया, अधिकार हो गया, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है। All Russian Congress of Soviets in Petrograd approved the Bolshevik actions. All Russian Congress मतलब जितने भी रूसी कांग्रेसी थे ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड क्या था, एक रूसी राज्य था। तो रूसी राज्य में जितने भी कांग्रेस लीडर थे, ठीक है, अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, जो बोल्शेविक द्वारा जो ये एक्शन ली गई थी, जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें सब लोगों ने इसे अप्रूवल प्रदान किया, यानी मान्य माना। हैवी फाइटिंग टुक प्लेस इन मॉस्को। मॉस्को में हैवी फाइटिंग मतलब एक तरह से एक बड़ा युद्ध की तरह जो है आंदोलन प्रारंभ हो गया। एंड बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को, और दिसंबर में जो है बोल्शेविक ने मॉस्को में क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, मॉस्को पर कंट्रोल कर लिया। पेट्रोग्राड एरिया, उस पर भी कंट्रोल कर लिया। द पीपल इन्वॉल्व वेर लेनिन। तो इस आंदोलन में कौन कौन इन्वॉल्व थे, आपने लेनिन का नाम तो सुना ही है, लेनिन। ठीक है, लेनिन इन्वॉल्व थे इसमें। द बोल्शेविक्स थे और ट्रुप्स थे। ट्रुप्स मतलब क्या होता है, ट्रुप्स आर्मी ट्रुप्स भी हो सकता है, यानी सेना का दल। यहाँ ट्रुप्स का मतलब है प्रो गवर्नमेंट। क्या है, प्रो गवर्नमेंट। प्रो गवर्नमेंट मतलब जो सरकार के पक्ष में जो लोग होते हैं उन्हें प्रो गवर्नमेंट कहते हैं, या सरकार की तरफ से जो लोग किसी भी चीज़ में हिस्सा लें उसे प्रो गवर्नमेंट कहते हैं। द बोल्शेविक वेर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक वेर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक जो था, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी यानी निजी संपत्ति थी, उसके ऑपोजिट में था। ठीक है, यानी उनके अनुसार जो निजी संपत्ति में जो है लोग गरीब से गरीब हो जाएंगे या लोगों का शोषण होगा। द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर, जो मजदूरों का जो टाइम वर्किंग आवर्स है उसमें इंक्रीज कर देते हैं जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले होते हैं। ठीक है, तो इसके अपोज में थे बोल्शेविक। नेक्स्ट है मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज इन 1970। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज मतलब होता है राष्ट्रीयकृत, उन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया, यानी उस पर डायरेक्टली जो है किसी देश का वो हो गया अधिकार। ओके, यानी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जो बैंक थी और जो फैक्ट्रियां थी वो नेशनलाइज हो गई, यानी सरकारी हो गई। ठीक है। इन नवंबर 1917 द लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। जो जमीन थी उसे सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स मतलब होता है किसान, पीजेंट्स मतलब किसान, और जो किसानों को क्या अधिकार दिया गया, वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो नोबिलिटी थे, नोबिलिटी मतलब जो सबसे ऊपर का तबका, जो सबसे ज़्यादा जो है सुविधाओं को प्राप्त करता है, उसे नोबिलिटी कहते हैं। तो उनकी जो लैंड्स को जो है सीज कर दिया पीजेंट्स लोगों ने, यानी किसानों ने। नेक्स्ट है इसका टॉपिक, आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स, यानी जो पुरानी जो उपाधियां जो है लोग लगाते थे, ठीक है, अपने नाम के आगे। जैसे इंडिया में बहुत सारे राजा हुए, महाराजा धीराज, इस तरह से जो उपाधियां लगाते थे उन्हें हटा दिया गया। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स, यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है लोग अपने आप को शिष्टजन, अपने आप को कैसा महसूस करवाते थे, शिष्टजन। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्टजन, कि मैं बहुत शिष्ट हूँ, मैं बहुत शिष्ट व्यक्ति हूँ। तो शिष्टजन, तो इस तरह की जो उपाधियाँ थीं उन्हें एंड कर दिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह की उपाधियाँ नहीं लगा सकता है अपने नाम के आगे। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी आने वाली थी। न्यू यूनिफॉर्म्स वेर डिज़ाइन, नए तरह के जो यूनिफॉर्म मतलब होता है सुधार, यूनिफॉर्म मतलब सुधार। न्यू यूनिफॉर्म वेर डिज़ाइन
नए नए तरह के जो सुधार थे वो लागू किए गए या डिज़ाइन किए गए, बनाए गए फॉर द आर्मी एंड, अब इसमें यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब है आर्मी एंड ऑफिशियल्स जो थे उनके लिए नए नए यूनिफॉर्म यानी कपड़े बनाए गए, ठीक है। तो न्यू यूनिफॉर्म वे डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे और जो आर्मी के लोग थे उनके लिए न्यू यूनिफॉर्म बनाई गई। In November 1917, the Bolshevik conducted the elections but failed to gain the majority support. 1970 में बोल्शेविक ने जो है इलेक्शन करवाए, और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन इज़ द इंडिकेटर ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी का इंडिकेटर होता है, यानी जिस देश में चुनाव नहीं होंगे वहाँ कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। दैट्स वाई वी से दैट इलेक्शन इज़ द इंडिकेटर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का इंडिकेटर होता है। ओके, द पीपल्स हैव राइट टू वोट, इफ़ द पीपल हैव राइट टू वोट, अगर लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, देन दे कैन चूज डायरेक्टली अ रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो है डायरेक्टली जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, तभी तो वहाँ डेमोक्रेसी आएगी भाई। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस बट फेल्ड टू गेन। 1917 में बोल्शेविक ने जो है इलेक्शन कंडक्टेड करवाए, इलेक्शन चुनाव करवाए, लेकिन वो जो है मेजोरिटी में नहीं आ पाया भाई। मेजोरिटी में मतलब वो उसकी पार्टी जो है ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। मेजोरिटी मतलब होता है ज़्यादा और माइनॉरिटी मतलब होता है कम, तो मेजोरिटी में नहीं आ पाया एंड फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट, लोगों की जो है मेजोरिटी में सपोर्ट नहीं प्राप्त कर पाया, यानी टोटल। आगे चलते हैं, रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। उसके बाद जो रसिया है केवल एक पार्टी स्टेट बन गई, यानी रसिया में केवल एक ही पार्टी रह गई। जैसे आप बताइए अभी करेंटली जो है, आपके लिए क्वेश्चन है, अभी करेंटली जो है कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी है, ओनली वन पार्टी, वहाँ कोई दो ऑपोजिशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अभी भी सन 2022 में अभी भी ऐसे बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आप दे के कमेंट बॉक्स में बताइए, और हिंट में मुझे पता है कि आप बता लोगे, मैंने पढ़ा है क्लास में। हिंट एक दे देता हूँ मैं, चाइना जो है, चाइना में जो है हमेशा एक ही पार्टी जो है राज करती है, वहाँ अपोजिशन पार्टी है ही नहीं चाइना में। यानी अगर चुनाव होगा तो पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, ठीक है, चुनाव होगा तो चाइना की जो पार्टी मैंने बताई उसी का जो कैंडिडेट जो है जीतेगा, ठीक है। और आप जो है क्या हो जाएंगे, आप जो है एक तरह से बाध्य हो जाएंगे कि आपको उसको वोट देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, सीधी सीधी बात है। अगर किसी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी है, ओनली वन पार्टी, तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी कहाँ से होगी? ऑपोजिशन होने पर ही तो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। तो रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी वो पार्टी के कंट्रोल में आ गई, ठीक है। जो व्यापारिक संघ थे, ट्रेड यूनियन मतलब व्यापारिक संघ, वो पार्टी के कंट्रोल में आ गए। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। एक प्रक्रिया बनाई गई जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है, केंद्रीय प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग मतलब होता है कोई आप किसी कार्य को एक निश्चित रूपरेखा से करें, उसको प्लानिंग कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। दिस लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके थ्रू क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। एंड इकोनॉमिक के बारे में तो मैंने बताया था आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम नापते हैं तो हम किसी भी देश की जीडीपी नापते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ये नापते हैं कि किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री के अंतर्गत जो है उसकी सेवाएं और गुड्स, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो इस तरह से हमने एक चैप्टर कर लिया। आपको होमवर्क में ये करना है, क्लासीफाई द ट्रेड यूनियन। आपको ट्रेड यूनियन क्लासीफाई करना है और बताना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड यूनियन, इसके बारे में आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच।